खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, साने सियालकोट कब तक हम इस तरह लहू लहू होते रहेंगे और हमारे दुश्मन जो हैं उन्हें मौका मिलता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। हम सब मनासुल कौम इस पर शर्मिंदा और हुकूमत भी। बहरहाल PDM, दूसरी खबर यह है कि PDM ने इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया है, या किया है या नहीं किया, तारीख कोई नहीं दी। अलबत्ता एक तारीख आ रही है कि 23 मार्च यानी अगले साल वो एक बड़ा महंगाई मार्च करेंगे। कैसा मतलब एहतराम से इस्तीफे देने का ऐलान नहीं किया? अभी ऐलान नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये एक तजवीज़ थी जिस पर कोई ऐलान नहीं आया। इसके साथ ही अन्य 133 के बड़े दिलचस्प नतायज आए हैं। पीपल्स पार्टी ने बड़े वोट गेन किए कि दोबारा पीपल्स पार्टी का यहाँ पर जन्म हो रहा है यार क्या। और फिर जो 3 लाख लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले, आज उनका भी जिक्र करेंगे कि वो क्यों नहीं आए, ये जो जाली मैंडेट बन रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अपोजिशन आई, वज़रा की भी बड़ी तादाद गायब थी। बड़ी साहब, ये जो साने सियालकोट है, मौका मिल जाता है फिर हमारे उन दुश्मनों को। और फिर एक और भी खौफनाक बात है, ये जो मॉब जस्टिस शुरू हो गया है कि जिसके बंदे के हाथ में आया कोई कानून, कोई रियासत, कोई काल, कोई बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे सब जो सियालकोट सानिया श्रीलंकन शहरी हमारे भाई के साथ हुआ है, उससे ना हमारे पास माफ़ी मांगने के अलावा पूरी दुनिया में हल कोई नहीं। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कादी साहब, कोई आशिक़ रसूल ये काम कर ही नहीं सकता। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, कुल कायनात के लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। मैं मानता ही नहीं कि इस हजूम में कोई आशिक़ रसूल हो जो किसी पे हाथ उठाए ना हक। इसकी वजह से भारत में हज़ारों वाक़यात होते हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया नहीं उठाता, लेकिन चंद लोगों की वजह से दुनिया में, और हमारा ज़मीर भी हमें मलामत करता है कि हमारे मुल्क में ये हुआ क्यों। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मज़ामत की, आर्मी चीफ ने मज़ामत की, तमाम मसलक के उलमा दीन ने की, सियासतदानों ने की। लेकिन गुजारिश ये है कि हुकूमत को भी चाहिए खुदारा थोड़ा सा कानून को जानदार बना दे। मॉब जब भी आएगा वो तबाही का बायस बनेगा। मैंने लातदाद इवेंट कवर किए हैं जहाँ मॉब लावारस हुआ, जहाँ इकट्ठा हो गया, वहाँ तबाही ही हुई। चाहे स्केच बनाए गए थे आप नबी वसल्लम में, कहाँ, जर्मनी या हमारा तो फ्रांस के, डेनमार्क साथ में। उस वक़्त पूरे लाहौर को, माल रोड को सेकंडों में आग लगाती दी गई थी। बैंक लूट लिए गए थे, KFC जला दिया गया था, शैदान जला दिया गया था और बैंक लूट लिए गए थे। ये मॉब की कोई सोच नहीं होती। तो इसके लिए वो लूटने का मतलब तो ये है कि मतलब है कि उनका मजहब से क्या ताल्लुक हो सकता है जो लुटेरे हों। नहीं, देखें, इसका ना लोग गलत एंगल दे रहे हैं। मॉब की नहीं होती ये, मजहब का नहीं। सियालकोट में 2 बच्चे पहले मारे गए थे, वो तो मजहब का इशू नहीं था, तो इन्हें रसालत का नहीं था, वो तो कहते डाकू है। लिहाजा इसमें हुकूमत को, माँ बाप को, उलमा दीन को और गाँव मोहल्ले में हम सबको लोगों को बताना है, खुदा के वास्ते तुम कानून नहीं हो। अगर कहीं ऐसा वाक़या हुआ तो इसका एक कानूनी हल है। मेरे पास ये हक नहीं है मैं किसी को कहूँ तू गैर मुस्लिम है, तेरा ये समझ से मैं तुझे मार दूंगा। मैंने अगर एक पत्थर उठाया किसी गुनाहगार की तरफ, गलत की तरफ भी, तो वो मैं वायलेशन कर रहा हूँ, क्राइम कर रहा हूँ। तो ये अब हैसियत अवाम और उलमा दीन की ज़्यादा इसमें है कि वो लोगों को बताए यार तुम हम नबी का नाम लेके, नबी के चाहने वालों बन के तो वो काम कर रहे हो जिसे नबी पाक ने रोका। इस बात का क्या ताल्लुक है कि सारे पाबंद सौम सलात या मज़हब के जितने अहकाम हैं उन पर सारे मनवान अमल करते थे जो काम करने वाले होते हैं? वो यार असल तो मैंने कहा कोई आशिक़ रसूल कर ही नहीं सकता। आशिक़ रसूल तो वो है जो आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे -1% नक्शे पे चलने की कोशिश करे। हम पूरा तो चल ही नहीं सकते, हम तो उनकी पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। मलक साहब मैं गलत हूँ? सच्ची बात उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करे। मैं ये नहीं कह रहा चल सकते, खुदारा ये मॉब जस्ट। लेकिन काई साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके हाकम भी बरीउल ज़िम्मा नहीं है। इन्होंने इंसाफ नायाब कर दिया, ये किसी को इंसाफ देने नहीं देते, बराए फ़रोख्त कर दिया है। ये इशू तो बिल्कुल अलग है। खुदा के लिए मॉब को रवायत ख़त्म करें, कानून को मजबूत करें, लोगों का यकीन हो। और ये इजाज़त जो आप अगर अपना मुतालबा छोड़ दें ना भट्टी साहब, एक मुतालबा छोड़ दें कि इशराफिया पर कोई कानून लागू नहीं होगा, तो ये नीचे इंसाफ शायद करना शुरू कर दें। जी मेरे ख्याल ये मेरे राय में वज़ीर दिफा एक बड़ा एक ओहदा है और आपको उस हवाले से उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी बात नहीं की।
मगर भट्टी साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल में इस पर कोई बहस है। जिस अजीम हस्ती की हम बात करें उनको हम रहमतुल आलमीन कहते हैं, हम रहमतुल मुसलमान नहीं कहते, हम रहमतुल पाकिस्तान नहीं कहते। वो पूरी जहाँ के लिए रहमत है। तो उस हस्ती के नाम पर अगर ये डिस्कशन हो तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस्लाम से दूरी की ओर क्या मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। मगर जो असल इशू है मेरे ख्याल में, हमारे वज़ीर दिफा साहब भी इसको इमोशन से जोड़ें। असल इशू ये है कि हमने रियासत बनाई थी सिर्फ बुनियादी मकसद के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मुझे इस गुफ्तगू से याद आ गया लबैक की ये जो रिसेंटली उनकी जो धरना हुआ है उसमें सबसे बड़ा इशू पता क्या था? पुलिस को मार पड़ती है, पुलिस की नफरी कम होती है। मैं जेन्युइन बात करूँगा, तंजन बात नहीं कर रहा। इससे पहले वेलकम बैक। मलिक साहब, मुझे लगता है कि हुकूमत के अवानों में तो खलबली मच चुकी होगी इस स्टेटमेंट के बाद और वहाँ खौफ से लोग लरज रहे होंगे कि क्या ख्याल है आपका? मैं तो डर रहा था कि हम प्रोग्राम किस तरह करेंगे, इतना खौफ और हरास का। मतलब 23 मार्च आएगी तो क्या होगा पाकिस्तान में, कमाल हो जाएगा। मैंने इसमें 23 मार्च हुई ना, ये दिसंबर हुआ, फिर जनवरी हुई। मैं हैरान हूँ। ये आए थे डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से और इनका तो अब बुनियादी पॉइंट था कि ये हुकूमत जैली है, ये मैंडेट चोरी करके आई है। आज इनको महंगाई याद अपोजिशन असली है वैसे मेरे हाल कोई टोटल जैली काम है। मगर यहाँ दो ही पॉसिबल टोटल जाली काम देखा ना भट्टी साहब क्या बात? दो मैं वो भी बता, मैं अब इससे पहले भट्टी साहब से मेरे ख्याल में दो है। मेरी इतलात ये थी कि मौलाना ने पूरा बड़ा सीरियसली कहा था, पीपल्स पार्टी सब पार्टियों से कहा था कुछ कर लो, इस्तीफे सूफे दे लो, इनके साथ कोई नहीं चला। इन्होंने उनको थ्रेट भेजी थी अगर आप नहीं ना जाओगे तो मैं भी चला जाऊँगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं से फ़ोन आया कि आप 3-4 महीने सब्र कर लें, कुछ वैसे हालात बदलने वाले हैं। बाकी अब जी अच्छा जी, कहीं से कहीं इन्होंने मफरूजियाती बात की है। देखिए, मौलाना साहब ने जो प्रेस टॉक की है ना, ये हिस्ट्री बन जाएगी। ऐसी प्रेस टॉक किसी इशू पे सैकड़ों कर चुके हैं कि मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने 3 दिन पहले नवाज शरीफ को कहा था शबा आप हमें ब्लैकमेल करके बाहर चले गए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मेरे कंधे पे बंदूक रख के सहूलतें ले ली हैं, ढील ले ली है। अगर आपने 6 दिसंबर 2021 को इस्तीफे ना दिए तो मैं इसके रिज़ाइन कर दूँगा। कादी साहब, इमरान खान साहब को मुबारक हो कि उसे ऐसी अपोजिशन मिली। जिस मुल्क में महंगाई आसमान से चीर के जाती हो, गरीब आदमी को रोटी ना मिलती और इंसाफ बिकता हो सरेआम हर चौंक पे, वहाँ ऐसी अपोजिशन ने सिर्फ इन्होंने 1000 दफ़ा का इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। इस अपोजिशन की कोई पोजीशन है? इसके बाद मेरा ख्याल था अपनी, जब ये पीडीएम के इजलास हो रहे थे तो मैंने एक लीडर से मैसेज किया, उसने कहा मौलाना साहब बड़े सीख पाए, हो सकता है वो पीडीएम से इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि नून लीग इस्तीफ़ों से भाग गई है। ये मुझे एक लीडर ने, शुरका ने कहा। मैं कहा यार मेरी भी बात एक नोट कर लो, मेरा मैसेज उनके पास है। किसी भी कीमत पे मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ा पीडीएम से नहीं देंगे, ना ही नून लीग देगी। नून लीग को ढील मिल चुकी है काफ़ी हद तक, उनके मामला सेटल हो गया। लेकिन इमरान खान की हुकूमत इनके कहने पे नहीं जाएगी। जिसने अवाम जो लाई है, अगर उसका अपना कोई मूड हो जाए तो मुझे नहीं पता। ये पीडीएम इमरान खान को मजबूत कर रही है जब भी टीवी पे आती है। पीडीएम अमलन अवाम में नहीं है मलक साहब, ना जलसे है, जुलूस है, ना स्ट्रीट पावर है, ना लॉन्ग मार्च है। उनको पता है, उनको भी पता है। देखिए हमारे पल्ले कुछ आप देखिए, आप बात कर रहे हैं, आप मतलब कॉमन सेंस की बात करेंगे। जिस शहर में आप बैठे हैं, कल दोनों बड़ी पार्टियां लड़ती नहीं है, एक 133 में 133 में, तो इन्होंने इस्तीफे देने के लिए ये इलेक्शन लड़ने, खुदा का वास्ता। देखिए मलक साहब, ऐसे मलक साहब ने कैसी खूबसूरत बात की। कल पीटीआई का उम्मीदवार तो पहले ही चक्कर दे के भाग गया। वो भी कितने से आ रहे हैं, वो भी बड़ा समझदार था कि बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी मार पड़ेगी। कल पूरा जोर लगा रहे हैं आसफ अली जरदारी साहब, उधर कराची से लोग भेज रहे हैं। पूरी पीपल्स पार्टी जोर लगा रही है। इधर नून लीग इलेक्शन जीता हुई थी, पहले दिन ही उनका इलेक्शन जीता हुआ था, उन्होंने परवाह ही नहीं। बड़ी कैंपेन किया। हम तो इस हल्के में बैठे हैं जहाँ पे ये टीवी है, आप देखिए कोई एक जगह दिखा दे, बड़ा एनर्जी लगाई है दोनों ने। तो इसमें नून लीग अब हम इस अगली खबर पे आ गए। 5% भी नहीं की कैंपेन। पीपल्स पार्टी ने सस्ते इलाकों में, बैकवर्ड एरिया से उन्हें बहुत वोट मिला। लेकिन मैं कह रहा हूँ वोट जैसे भी मिला है वो एक लंबी कहानी, क्योंकि मैं 4 दिन इस हल्के में फिरता रहा हूँ काजी साहब, 133 एनए में। दोनों इस्तीफे देने के लिए किया सारा। अच्छा, तो मैं हैरान था कि किस तरह नोट बांटे जा रहे हैं। लेकिन बिलावल भट्टो साहब को, भट्टी साहब यहाँ कौन सा लीडर है? कायरा को,
मुबारक हो नहीं 5,500 से 34,000 वोट लेना, वो कैसे लिए वो कहानी अलग। भट्टी साहब बात, लेकिन ये नून लीग के वोट आधे रह गए हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं यही तो कह रहा हूँ 18.59% टर्न आउट, 82% लोगों ने मुस्तरद कर दिए, मतलब आए ही नहीं है 82% लोग। नॉर्मली वैसे ज़िमनी इलेक्शन में लो टर्न आउट होता है, ये भी तो आप देखें। मैं आपसे कर्ज करता हूँ कि अगर आप 18 का इलेक्शन देख लें या उससे 13 का इलेक्शन देख लें, आपको यही 15-16% वोट चाहिए होते हैं मैंडेट बनाने के लिए। नहीं वो हमारे यहाँ तो एवरेज ही है, मगर मैं वैसे भी कह रहा हूँ भट्टी साहब अगर आज हम स्टोरी पे आ ही गए हैं, असल मैंडेट जो है 3-3.25 लाख बंदे का मैंडेट जो है वो तो घर में सोया रहा। देखिए 3.25 लाख बंदा नहीं आया। मैं मतलब से सवाल फ्रेज कर लूँ कि ये जब तक जिन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेगी हमारी जमहूरियत, तो ये जाली मैंडेट बनते रहेंगे। इस तरह ये एक शॉपिंग मैंडेट बना है, मैंने नहीं कहा, मुबीना तौर पर ये वीडियो पे आया है। तो फिर भट्टी साहब वो बंदा मायूस करके घर बिठा दिया 20-25% को मुतरक करके आगे, तो ये मैंडेट है और ये आपके वोट बैंक। अच्छा कैसा, मैं इसमें मलक साहब की राय लेते हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा इक़्तिदार रही, नून लीग 3 दफ़ा रही, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हो गई इमरान खान साहब ने उनके वादों की वजह से, इसमें लोगों का कसूर नहीं है। मेरे साथ वफाकी वजीर हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फ़ारूक हबीब साहब, आप क्या कमेंट करेंगे ये जो हमारा एक तो ये जो PDM ने अभी ऐलान किया है, इस पर फरमा दें 23 मार्च को। आप सुना है आप बड़ी एक मुश्किल में आ गए हैं ये 23 मार्च का सुनकर। फ़ारूक हबीब साहब देखिए, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर जो 23 मार्च है ये यूम पाकिस्तान के तौर के ऊपर जो है इसको मनाया जाता है। जो करारदाद पाकिस्तान जो है वो लाहौर के मुकाम में उस वक्त का मंटो पार्क और आज का मीनार पाकिस्तान है वहाँ मंजूर हुई थी। और मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब तारीख या मुनासिब दिन इन्होंने जो है वो एहतजाज के लिए अनाउंस नहीं किया। उससे पहले एहतजाज इन्होंने कई किए हैं आर पार, उसके बाद आप देखें बुरी तरह खवार हो रहे हैं। ये तो होता है कि बच्चों की इम्तिहानात की डेट शीट आती है, ये डेट शीट ही बना ली है इन्होंने, कभी इधर जलसे कभी उधर जलसे। एजेंडा क्या है इनका? एजेंडा इनके पास कोई अवामी एजेंडा नहीं है, उन्होंने इनको मुस्तरद किया पहले। आज भी जो है वो चूचू का मुरब्बा बना हुआ था और इस्तीफे देने हैं नहीं देने हैं, असम्बलियों में रहना है नहीं रहना है, उसके ऊपर भी आज भी इनकी जो है वो लड़ाई झगड़ा चलता रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मार्च जो है वो कर सकेंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ ही मार्च करेंगे और वही अपोजिशन अभी तक करती आई है। उसके अलावा मुझे जो है वो कोई इनके ऐलानों में दावों में किसी किस्म की जो है वो कोई जान नजर नहीं आती। और हुकूमत के लिए ये किसी सूरत भी ना तो कोई हुकूमत को इनसे पहले। अच्छा फारूक साहब, मैं आपको रोकूंगा। एक पार्टी है जिसकी वफाक में हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिसके वज़ीर आज़म ने 22 साल जदोजहद की, सूबे में है। क्या आप समझते हैं कि उसके कैंडिडेट ने इतना बड़ा ब्लंडर किसी के पार्टनर होने की वजह से किया, या त्यातन हो गया कि वो उसको 133 हल्के से 23 कुंदा तजवीज़ कुंदा नहीं मिले? इस पे आप क्या फरमाते हैं? बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक पार्ट के ऊपर बहुत बड़ी जो है वो गलती थी कैंडिडेट के पार्ट के ऊपर ही। और लेकिन उसके अगर अब आप आगे लेके चलें देखें तो उसके अलावा उस इंतखाब की जो है वो कोई अहमियत नहीं रह गई। अब 2018 से 2021 में 70,000 नए वोटर शामिल हुए हैं किसी हल्के के अंदर, और टर्न आउट आप देख लें, लोगों ने दिलचस्पी का कोई जो है वो इजहार ही नहीं किया उस इलेक्शन के अंदर। कोई इलेक्शन लग ही नहीं रहा था उस इलेक्शन के अंदर, जो है वो लोगों ने निकल के वोट ही नहीं डाला। इन दोनों जमातों की अगर इतनी ही हमायत थी, इतनी ही अवाम मौजूदा हुकूमत से जो है वो तंग थी, तो फिर लोग बड़ी तादाद में निकल कर अपना फैसला देते ना। तो यहाँ पर वोट पड़ते कोई 2-2.5 लाख वोट कास्ट होते, कोई 50% कास्टिंग होती, तो हम कहते जनाब अवाम ने बड़ा गुस्सा निकाल दिया। यहाँ पर तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दे के दोनों जमातों में मुकाबला था कि कौन सबसे ज्यादा नोट को इज्जत देगा। तो नोटों को इज्जत देते रहे हैं, वही वोट बाहर आए हैं जो वोट इन्होंने खरीदे हैं। फारूक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपोजिशन चू का मुरब्बा, किसी हद तक मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, वो कोई अच्छी अपोजिशन नहीं लग रही अपनी परफॉर्मेंस से। मगर 12-13 जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें PTI मेरे लिए हार्डली 1 या 2 भी नहीं जीत सकी। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासत और लीडरशिप या जमहूरियत या हुकूमत अपोजिशन सारी मतलब एक एतमाद खो रहे हैं? पाकिस्तान एक लातल्लक सोसाइटी बन रही है सियासत से? नहीं, देखें, 2 चीजें हैं। आप अगर तो बलदियाती अगर आप किसी ज़िमनी इलेक्शन को हुकूमत की कारकर्दगी का आप बनाना चाहते हैं, यार्ड स्टिक बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ये देखें कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात 90% उन्हीं हल्कों में हुए हैं जिन हल्कों में मुस्लिम लीग नून जीती हुई थी। यहाँ का कैंडिडेट वहाँ पर फौत हो गया,
यहाँ जो है कोई और मामला सामने आ गया। लेकिन वहाँ पर अगर आप डस्का में देख लें, वजीराबाद में देख लें, वहाँ पीटीआई के वोट में इजाफा हुआ। उसके बाद सियालकोट का इलेक्शन हमने इन्हीं की जीती हुई सीट जो है वो सियालकोट के अंदर विन भी की है एमपीए की वहाँ पर। तो ये कह देना कि हमारे वोट्स में कमी हुई है या हमारी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है इलेक्शन हारने की, तो वो मैं समझता हूँ कि कोई इतना मजबूत बात नहीं होगी, बल्कि हमारे वोट बैंक के अंदर इजाफा हुआ और सेंट्रल पंजाब के अंदर जहाँ पर पीएमएलएन का। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन हारना जो है ये साइन, पॉपुलैरिटी कम होने का साइन नहीं है? अगर कोई पार्टी बार बार ज़िमनी इलेक्शन हरे तो इसका मतलब है वो पॉपुलैरिटी में कम नहीं हो रही। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ताहिर साहब ये देखें कि इस वक्त चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो, एजे के, जीपी, केपी के तमाम वफाक की, तमाम सूबों की वफाक की अलामत एक ही पार्टी, जिसके पास हर जगह के ऊपर उम्मीदवार भी मौजूद है, जिसके पास हर जगह पर वोट बैंक भी मौजूद है। बाकी पार्टी तो श्रिंक हो गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अवाम ने जो है वो इमरान खान को। बहुत शुक्रिया फर खरीब साहब, आपका कंट्रीब्यूशन और आपने खासी रोशनी डाली इस बात पर। बड़ी साहब वो मुवाहिद पार्टी हैं जो वफाक की अलामत है, क्योंकि पीएमएलएन पंजाब में है, पीपल्स पार्टी जो है वो उधर है सिंध में। देखिए ये उन्होंने फारूक साहब हमारे छोटे भाइयों की तरह बड़ी अच्छी बात की कि वाहिद पार्टियां जो वफाक की अलामत है, जिनकी सूबे में और वफाक में हुकूमत है और उनका कैंडिडेट ही नहीं है। अनबिलीवेबल, इतनी पॉपुलर पार्टी हिस्ट्री में नहीं हो। तो कहते हैं इलेक्शन सर कैन यू इमेजिन कि वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं कि वाहिद पार्टी है जिसका लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, उस हल्के से जहाँ सब इनके सेनेटर है, वहाँ इनका कैंडिडेट ही नहीं है। यार ताजुब है, आप ये सोचे वोट किस तरह लिए वो बाद में है। पीपल्स पार्टी ने 5,500 2018 में ली, अब 34,000 ले रही है वोट। ये कह रहे हैं हम सूबे की पार्टी, वो सिंध से चल के यहाँ से आ रहे हैं, वो अलग बात नहीं, है। वो यहाँ से चल के सिंध वापस भी गए थे, ये पीपल्स पार्टी की सीट हुआ करती कभी नहीं, किसी दौर में तो पीपल्स भट्टो के खंबे जीतते रहे। अब ये इन्हें एहसास ही नहीं कि इनका हाल जो होने वाला इलेक्शन में, मुझे आज हैरत हुई है। मुझे पता क्या बहुत प्यारा आदमी है, हाँ। वर्कर है, मेहनती है, इनकी भी आज सोच कैसी है। बजाय इसके कि इन्हें बताते उस नोटिस देते कि मेरा कैंडिडेट लाहौर में क्यों नहीं है, पीटीआई जिसकी पंजाब और वफाक की हुकूमत है, इतनी नाहली होगी कि इसे फॉर्म नहीं भरना था। भट्टी साहब जहाँ इन्होंने अवामी एजेंडे तर्क कर दिए हैं, वहाँ शायद इखलाक का दामन भी हाथ से छोड़ दिया है। एक लीडर क्या दूसरे लीडर के बारे, खैर वो तो जो भी। अब भट्टी साहब ये हमारे लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून को एक वैसे देना चाहिए, ऐसे ऐसे बंदे लब के ले आते इन्होंने माशाल्लाह। मलक साहब आपको पता है उसने क्या लफ्ज़ किया जिसपे हम बीप लगाई, क्योंकि हम अपनी बहनों, बच्चों, फैमिलियों को जो देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन, वो हमारे फैमिली वो कह सकते, वो नहीं चला सकते। ये सियासतदान आपकी तरबियत करेंगे। ये वही तलाल चौधरी है जो परवेज लाई के वैगन के गाड़ी के आगे धमाल डाल रहे थे। क्या आप सियासी तरबियत ये कर रहे हैं लोगों की? भट्टी साहब, मलक साहब ऐसे मैंने तो नून पीटीआई वाले भी ऐसे ही करते हैं। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, मेरा जो उनसे सवाल भी था भाई, वो सिंध, पंजाब, लाहौर आपके बाप का है भाई, जितना मेरा है उतना ही पीपल्स पार्टी का। भट्टी साहब मेरा यहाँ आप एक अहम नुक्ता मिस करें। जब आपकी लीडरशिप ने तय करना है को एक नंबर बंदा साड़ी गली चो ना लंगे, 2 नंबर आए। देखे जुल्फकार अली भट्टो का नमाज नहीं, ये इसकी बात कर, एक बहुत बड़ी पार्टी का, उसके बारे में ये लफ्ज कहना यार, मलक साहब हमने भी शायद की। भट्टी साहब मुझे बताएं, अफसोस ये किस किस्म के लोगों को उठा के असेंबली में ले आया? ये 1977 के बाद से इन्होंने ये जो सारा कचरा उठा के सियासत में किसने लॉन्च किया? अच्छा, मलक कौन लेके आया? क्या शेख रशीद था या खुर्शीद वो क्या थे, वो जो मुबशर हसन थे या हफीज पीरजादा था? और इधर इन्होंने कौन ले आया मलिक साहब? हनीफ रामे था, मिराज खालिद, वजीर आज़म मिराज खालिद, और इन्होंने स्क्रीन तो सी टाइम देने। भट्टी साहब आपको याद होगा अवारी में जब हम उन्हें चला रहे हैं हमारी। अच्छा, अवारी में वजीर आज़म गया, मैं बड़ी मशहूर तस्वीर है उनकी कि वो अपने वहाँ पे जो शूज पॉलिश करने वाला बंदा ना, तो वो वहाँ पे शूज पॉलिश करा रहा है। यार ऐसे लोग हैं। हनीफ रामे का मैंने आपको बताया था, अपनी आंखों से मैंने देखा है, बलालगंज यूज्ड गाड़ी का इंजन खरीद रहा है हनीफ रामे, स्पीकर पंजाब असेंबली रहा है, वजीर आला पंजाब रहा है, और पुराना स्पीकर वहाँ पे ना। अच्छा, लेकिन मलक साहब सुनवाना आप हनीफ रामे की, लेकिन ये भी मुबारक आपको देनी पड़ेगी। एक हुकूमत आई थी नून लीग की 85 में, ये खरीदो फरोख्त जो इंसानों को जानवरों के भाव उन्होंने लगाया ना, आज तक वो चल रहा है। उनकी तो ट्रेनिंग बड़ी हुई ना, उन्होंने
फाइल से नहीं भट्टी साहब पूरी बात सुन लेना। देखें अगर आपने ईमानदारी से फैसला करना है ना तो फिर असगर खान का केस जो सुप्रीम कोर्ट में ना उसको आप जब तक नहीं ना खोलेंगे उसकी सजा नहीं ना देंगे। नवाज शरीफ के अंदर होते हैं, मैं तो इसीलिए करो ना, वो तो सारी दुनिया 34 करोड़ रुपया तो कितना था? मलक साहब नवाज शरीफ हो, वो तो ऑन रिकॉर्ड, मलक साहब नवाज शरीफ हो, यार मैंने कुछ सुनाना है, इमरान खान हो, इन ताकतवरों को कोई सजा नहीं हो सकती इस मुल्क में। ये मेरे पहले दिन से मौका निकालते रहे। नतीजा देखे ना भट्टी साहब, नतीजा क्या तो यही निकलेगा, जो बोगे वही काटोगे। ये आर्गुमेंट नहीं चल सकता कि ये गंदगी अच्छी क्योंकि मेरी है, ये गंदगी गंदी है क्योंकि तेरी है। इलेक्शन चुराना चाहते हैं, इस फ्रॉड को हम नहीं होने देंगे। अच्छा भट्टी साहब, इन्होंने एक दफा ये भी कहा था कि जनाब आप बहुत जोर, मैं उसको भी नहीं बताता, वो जोर लगा लें आप शहबाज शरीफ साहब को रोक के दिखाएं, तो उस वक्त उन्होंने ये भी नारा लगाया था। उनको डील का पता चल चुका था, मुलाकात हो रही है, नहीं फिर बात डील नहीं हुई। नहीं अब मुझे आप मलक्का साहब मैं आपसे मुखातिब हूं। आजम सवाती ने कहा था इस इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, उस पर उन्होंने दे दी नोटिस। इन्होंने कहा है कि ईवीएम को उठा के बाहर फेंकेंगे, पहले उसको आग लगाएंगे, वो रखेगा इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन इसको नोटिस आप ये बात करते हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन कमीशन इन्होंने बना दिया। नहीं रोज सिलेक्टेड तो कहते हैं, इन्होंने कहा है पर ये अब दिला है। नहीं मलक साहब थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, अब कादी साहब सुनते नहीं किसी बात। अगर मशीन रखी जाती है तो इलेक्शन कमीशन रखेगा, मैं तो आप नहीं ना रख सकते। काम ही उन्हीं का है सर, उन्हीं का काम बिल्कुल सही कहा। आदम सवाती को सजा मिलती है, वो कहते हैं इस अदारे को, ये कहते हैं उस अदारे ने अगर इलेक्शन कराए और ईवीएम रखी, पहले उसको बाहर फेंक के आग लगाएंगे, तो इनको नोटिस नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन से ये बाला है। और आपके कहने के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की अदालत की पोजीशन है, उनके इख्तियारात अदालत के हैं, वो तो इन में बुला सकते हैं। आजम सवाती को फवाद चौधरी को आप नोटिस भेजते हो, राना सनाउल्लाह कह रहा है कि मैं उस मशीन को बाहर फेंकूंगा, आग लगाऊंगा। उन्होंने अदारे को आग लगाई, वो मशीन भी अदारे का हिस्सा है अगर वो इलेक्शन होते हैं ईवीएम से। तो अब देखते हैं ना कि इलेक्शन कमीशन राना साहब को नोटिस देता है कि नहीं। साफ चीजें सामने लोग अपना फैसला खुद कर लेंगे, उनको सारा सामने नजर आ रहा है। तो वो तो मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूँ, एक नोटिस नहीं दिया। कल मेरे साथ एक साथ बैठे थे मुस्लिम लीग नून के किसी और शो में, मैं कहा ये भी सिलेक्टर कह रहे हैं आपको, इनको भेजें नोटिस, मजाल है भेजने की। क्यों मलिक साहब? और कादी साहब वो मशीन को मतलब है इलेक्शन कमीशन को आग लगा रहे हैं। मेरी आप समझ लीजिए, ईवीएम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन रख सकती है, अगर उसके जरिए होते हैं, वो कोई हुकूमत नहीं रखेगी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। मैं एक अर्ज कर दूं मलिक साहब, उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन को आग लगाना कि मुझे बताएं, चीफ इलेक्शन कमीशन अगर फवाद चौधरी साहब को नोटिस भेज सकता है, आदम सवाती को तो राना सनाउल्लाह से क्या? नहीं, मैं एक अर्ज और भी कर दूं कि एक टेलीफोन कॉल पे लाइन लग के वोट दे आते हैं, कायदे आला से लेके थले तक, बड़का ना मारियां करो। की ख्याल मलिक साहब? नहीं मेरा है मेरा अपना ऑनेस्टली ख्याल है कि आप ये सिर्फ टॉक शो के लिए बड़ी सही गुफ्तगू कर रहे हैं। हर एक को सब पता है, पाकिस्तानी अवाम को ये सारी गेम की समझ आ गई है। दुनिया की कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बता दे, नवाज शरीफ कहाँ है, लंदन, जरदारी साहब कहाँ हैं, लब के दिखा दो मेरे से, जो मर्जी आप नाम लेने, वो हमारी वो जो उनकी हमशीरा है फरियाद, वो किधर है, लब के दिखा दें। साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट करके लीडरशिप जो टॉप है वो सुकून से बैठी है, अपना इंतज़ार कर रही है। और इस वक्त सारी गेम सिर्फ इस बात पे खड़ी है कि इमरान खान से हमने नहीं उलझना, क्योंकि इमरान खान खुद इस्टेब्लिशमेंट से उलझे और छुट्टी करे, फिर हम जाके अगली एप्लीकेशन दे नौकरी की। ना मुल्क में सियासत है, नई नौकरी की। मैं जो फिक्रा मेरा सुन लें, इस मुल्क में इन सारे सियासतदानों ने और इस मुल्क के अहम इदारों ने मिल के इस मुल्क में सियासत, जमहूरियत, लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया। ये मैं आपको जमहूरियत तो कभी ये मौजूदा जमहूरियत या इससे पहले की जमहूरियत डिक्टेटरशिप से फाश है। मेरी अपनी अच्छा सुन लें, हमेशा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आर्मी चीफ और डीजी ISI सब मिलते थे माजी में, और मिलना चाहिए क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, वो तस्वीर शाया होती थी, आज नहीं शाया हुई। नहीं सुने, अच्छा सबसे बड़ी मैं नहीं देख सका, मैं माफी चाहता हूं, सॉरी मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूं, 1 मिनट आपसे लेना चाह रहा हूं। 1947 को पाकिस्तान बना और हमारी कौमी सलामती की आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। आज ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन है। हमने इजलास बुलाई, मेरा फिक्र उसमें ना आपके सारे वुज़रा आए हैं, ना अपोजिशन आई है, ना वज़ीर नहीं आए। कौमी सलामती के इजलास की हम जो है इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, वहाँ कौन गया, कौन नहीं गया और क्यों नहीं गया, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, अपोजिशन भी ना आई, वज़रा की बड़ी तादाद भी गायब थी। मलिक साहब आप इस पर क्या कहेंगे?
मैं समझता हूँ इस हुकूमत का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वो पहली दफ़ा एक चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, सियासतदान हैं और आपकी जो हुकूमत है मिलकर आपकी कौमी सलामती की पॉलिसी बनाए। और मेरा हाल है कि ये ऑक्सीजन है, जिस तरह हम जिंदा रहेंगे तो मैं दुनिया में कुछ करूँगा। आपकी कौमी सलामती ही से आपकी इकॉनमी निकलेगी, आपके रिलेशनशिप निकलेंगे, आपकी जमहूरियत निकलेगी, अवामी मसाइल का निकलेंगे। अब सुनते जाए वज़ीर ख़ारजा साहब, अब कौमी सलामती को ज़रा सामने रखें, वज़ीर ख़ारजा साहब पाकिस्तान में है नहीं है, कौमी सलामती की बात हो रही है, वज़ीर दिफा बैठा ही नहीं है। हुकूमत का जो तर्जुमान है जिसने मुझे बताना हुआ क्या वो भी नहीं है, वज़ीर इत्तलात भी नहीं है। अब मुझे बताएं, वज़ीर ख़जाना इस वक्त मुशीर ख़जाना है, फिनैंस के बगैर आप कौमी सोच सकते हैं सलामती का? तो जो 4 आपके पिलर हैं वो नहीं बैठे, अपोजिशन वहाँ नहीं बैठी, तो मुझे कहते शर्म आ रही है। किसकी कौमी सलामती की हम बात कर रहे हैं, किसका हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं? भट्टी साहब ये लोग ये तो नहीं समझते कि साढ़े आने जाने कोई फ़र्क नहीं पैदा। देखिए कादी साहब, जब हुकूमतें गिव एंड टेक से होंगी, अंडर हैंड मुलाकातों से होगी, बदकिस्मती ये है और तकलीफ दे बात है, ये मेरी मुल्क की सतह पे बनानी थी पॉलिसी, कौमी सलामती कमेटी मुल्क के वकार के लिए। अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया, अपोजिशन ने टोटल बाइकाट कर दिया, उनके लिए पाकिस्तान की कौमी सलामती की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ लेके नहीं गए, मोहित यूसुफ साहब थे। अब मोहित यूसुफ की कौन सुनेगा बेचारे की? वैसे अपोजिशन ने कहा था वज़ीर आज़म आएंगे तो हम आ जाएंगे, खास में वो अमेरिका चले जाएंगे। दूसरी बात, हुकूमती अहम तरीन वज़रा की इन्होंने निशानी कर दी। मैं क्या दोहराऊं, इसका मतलब है हुकूमत हो या अपोजिशन, उनके लिए कौमी सलामती इशू नहीं है। मेरे केस ख़त्म करो, मैंने हुकूमत ना चिमड़े रहने दो। बात तो फिर ये हुई ना, मकसद तो कादी साहब ये हुआ ना। सब आपके वज़रा आला में सिर्फ पंजाब वाले गए हैं ना, सिंध से गए हैं, एक जिन्होंने अटेंड किया है ये मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो ये है कौमी सलामती। इसके बाद अच्छा, आप इस कौमी सलामती की अहमियत देखें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, वरना हम जैसे कहीं बनिए के जूते धोते होते भारत में। उसकी ये मोहतरमा ये उसके बारे में कह रही हैं, अपोजिशन बाइकाट कर रही है, वज़रा है नहीं। काजी साहब, इन हुकूमत या अपोजिशन की प्रायोरिटी है क्या? कुछ भी नहीं। माल कमाओ, फुटो, लुटो, कुटो तो नठो। और उन्हें पता है गवर्नमेंट ऑटो पे लगी हुई चलती रहेगी। उनको पता जो लाए उनके बगैर 2023 तक अवाम उल्टी लटक जाए, सीधी लटक जाए, इसके ना साहब इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। अल्लाह माफ़ी दे, सियालकोट में आपके पुलिस वाले बयान दे रहे जी नफरी काम थी, मैं कर कुछ नहीं सका। इमरान खान साहब उन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 800 पुलिस वाले लब्बैक वालों ने मार दी। आपकी हर जगह पे 800 बंदे जख्मी हुए थे जब पहले लब्बैक वालों ने किया था। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि यार ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। आप इस तरह आप बड़ी आसानी से कह देते जी इस तरह चलेगा, किस तरह चलेगा? आप हर जगह आपका दुनिया ने सियालकोट पे आपका मजाक उड़ाया, आपका निज़ाम चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, ऐसे ही चल रहा था ना। अच्छा, तो क्या 2018 से भी पहले चल रहा था, 2024 के बाद भी ऐसे चलेगा। मैं शर्मिंदा हूँ काजी साहब, मुझे जब तक मलक साहब दुकानदार बड़े होके बड़े दानिश्वर बनेंगे। अद्दा को बन गया मैं नहीं, माशाल्लाह हैं। आपने फरमाया कि तौहीन तरीके लब्बैक का नाम लिया, पुलिस को मार पड़ दी। 2 मिनट में मुझे मौका दे दे, मैं चैलेंज देता हूँ, इसमें तरीके लब्बैक नहीं। इससे पहले कराची में इस्लाम सियालकोट में 2 बच्चों को मार दिया था, वो तौहीन रसालत का इशू नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूहानाबाद लाहौर में मैं खुद कवर गया हूँ, आंसू का स्पेशलिंग करता रहूँ, जला दिया गया, बदामी बाग में जला दिया गया। ये एक प्री प्लान, मुझे नहीं समझ आती तरीके लब्बैक पे सारे अटैक क्यों करते हैं। उस वक्त तो तरीके लब्बैक बनी नहीं थी, जब 50 वाकया तो हो चुके हैं। गोजरा में हुआ वाकया, लाहौर में 10 हुए, हर जगह पर वाकया हुए। लेकिन एक बदकिस्मती देखें, इसमें भी पुलिस लेट पहुंची है, उसको कवर किया जा रहा है। और क्यों कवर किया जा रहा है? सारी FIR भी गलत बयानी पे बनाई गई, इसके जानबूझ के बसक किए गए। 1 घंटा वो अदनान का आया, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इतनी तकलीफ दे। एक बात तो ठीक है ना, पुलिस वाला कह रहा है कि मेरे पास नफरी काम थी। यार खुदा का वास्ता, यार नफरी उसको FIR है ये पढ़ने। इसी IG साहब को एक मेरी तरफ से भेजें कि इस वक्त CM के साथ कितने लगे हुए हैं लोग, पुलिस वालों के साथ गनमैन कितने। एलीट बनाया गया था ऐसे अहम वाक़यों के लिए, एलीट सारी नहीं। लेकिन बड़ी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कभी किसी ने शिकायत की थी मॉडल टाउन में कि मनफरी कम है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मलिक साहब कि यार ये क्या है, हमारी सोच बड़ा बुरा नजर आता है। अपना भी तो पीछे नजर मारो ना, गांधी का। अच्छा, मैं बताता हूँ, जब हुकूमतों ने करना हो
उस सानिया मॉडल टाउन जब करवाना हो हमला बच्चियों के मुंह पे गोलियां मार जो फायरिंग हुई, जमहूरियत 200-250 बंदे थे, 1000 से ज्यादा पुलिस वाला था, एक बंदे को सजा नहीं दी आपने, एक बंदे को, जहां 14 लोग शहीद हो गए, 100 लोगों को बुलेट इंजरी हुई, भट्टी साहब बेईमान दौर पे इस झूठे हाकमे वक्त पे मेरा आप दोनों से गुजारिश है कि ये पुलिस जो है, ये ना इमरान खान की है, ना नवाज शरीफ की है, ना शहबाज शरीफ की है, ना उस्मान की, ये पुलिस पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की आपको किसी ने मेरे लिए बनी है। जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के कहने पे बंदे मार दे, वो पुलिस किसकी है यार? सूबे का एक चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ऑर्डर करता तो वो पुलिस नहीं है, फिर वो पुलिस नहीं है। अच्छा मलक साहब, मैं चैलेंज करता हूं, अगर अहम तरीन शख्सियत पोस्टिंग के आजकल पैसे लेता है, उसके डिस्ट्रिक्ट में नाम ना पूछना, उसका मुंशी डीसी के कमरे में बैठा होता है, जिससे पैसे लिए होते हैं उसके इशारे करता है, उसके बगैर काम ही नहीं होता। भट्टी साहब आप कौन सी भट्टी साहब कहाँ है? तो भट्टी साहब, क्या इमरान खान को ये नहीं पता कि कौन कितने पैसे बना रहा है? अभी कादी साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी की करप्शन हराम, ठीक है, नून लीग की हराम, तुम्हारी हलाल कैसे? हलाल नहीं। मुझे छोटी सी एक सेकंड भट्टी साहब से, आप किसी 3 साल के बच्चे को भी मोबाइल का इस्तेमाल करना था, 15911 कितनी देर लगती है आपको पुलिस को इतला देते? आपकी आज तक परफॉर्मेंस ही नहीं समझ आ रही। मेरी बात मेरी जिंदगी का एक वाकया सुन लें, सुना दें। मैं एक बड़े इशाती इदारे में था कि खबर आ गई कि फलां इश्तिहारी पकड़ा गया, सरकार ने खबर भेजी कि जी वो तो मारा गया है, हम खबर पर खड़े हो गए, बाहर पुलिस ने उस तमाम बड़े इशाती इदारे को कहा कि यहाँ से एक पर्चा बाहर नहीं निकलेगा, और हमारे एडिटोरियल ने उसमें स्टैंड लिया कि एक बंदा सी बचा ले ऐसी ये तारीख है जनाब, हजार साड़ी। इस तारीख के बाद आज मैं अमेरिका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस आप तो बहादुर लोग हैं, आपने बचाया। मैंने नहीं किया, मैं एडिटर नहीं था, मैं तो वहां सुन तो लेना। अब बहादुर मेरे सामने तो 10 शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले कराए हैं मेरी आंखों के सामने। वो कौन सा फोन था जो आपने किया था एक बंदे को कि दाएं बाएं हो जा? और छोड़ो ना, उस वक्त का मलिक साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा है, बंदा भी बड़ा नहीं लेना यार, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ आया ये दोवें बंदे मुकाबले च मार दियो। अच्छा बाद में वो इन्हीं के फ्रंटमैन बन गया। वाह यार, जिस मुल्क में इंसाफ बिकता है, ईमान बिकता हो। मेरा मतलब है अगर वही पुराना पाकिस्तानी रखना है, फिर नया पुराना उससे बदतर है, फिर नया पाकिस्तान का सारा मतलब है कि अच्छा मैं बताऊं भट्टी साहब मुझे कुछ सुनाना है। 13 से ज्यादा करप्शन हो रही है और मेरा आपसे सवाल ये है, अगर पुराने पाकिस्तान पे आप खुश थे तो इस पाकिस्तान तक की इतराज है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं आराम करो ना, ये ਤੁਹਾਡੇ लिए काम हो रहा है। आगे सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है इन हाउस चेंज की, बिल्कुल ऑप्शन है, और इसके लिए मुशावरत होगी तमाम मुतहदा ऑपोजिशन की पार्टी से। अब भट्टी साहब जो ऑप्शन की जो बात है उसमें देखें बहुत ऑप्शन है, मतलब मियां नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब ऑप्शन है, हमजा शहबाज साहब ऑप्शन है, उसके बाद मरियम शरीफ साहब ऑप्शन है, मरियम नवाज शरीफ साहब, तो ये ऑप्शन तो बहुत ज्यादा हमारे पास। की ख्याल है साड़ा बनेगा की? वैसे मेरी आप दोनों से सवाल, मलक साहब इन्हें ऑप्शन कौन दे रहा है? ये देखे ना, आपसे तो कोई ऑप्शन वो दे रहा है, मैं बदलता हूँ, ऑप्शन वो दे रहा है कि जैसे हर मीटिंग के बाद ये मायूस करके आते हैं पर सड़ गए, ऑप्शन वही दे रहा है जिसको ऑप्शन पड़ेगा। बात तो सच है शहबाज साहब, बात है रसवाई की। नहीं, बात ये है कि ये इधर जाते हैं तो इधर डरते हैं, घर जाते हैं तो घर से डरते हैं। इस मुल्क की सियासत में स्वाय अवाम के सब कुछ चलता है। कादी सब छोड़े ना, हुकूमत मेरी मर्जी से आनी है ना मेरी मर्जी से, ना साफियों का काम है, जो लाए हैं उन्होंने खां को 5 साल पूरे कराने हैं, क्योंकि उनके खां की पूरी कोशिश है 5 साल पूरे रहो, ये भी मैं आपको कहता हूं। हाँ, सब की तो पूरी कोशिश है। उन्होंने तो अपने जब एक वाक़या हुआ है कि हम तैनाती पर कहा मैं फलां बंदे को घर भेज दूं, मैं नाम पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा, मगर मुझे, लेकिन वो अदारा इतने बड़े आदमी को कह दिया उन्होंने कहा कि नहीं, इतने बड़े आदमी का कह दिया हमने जमहूरियत में इंटरफेरेंस नहीं करनी। शहबाज शरीफ भी इसी टिकट पे काम करेंगे, इसी टिकट पे मास हुआ। अगर वज़ीर आज़म को जल्दी ना हुई घर जाने की, बंदा कई दफा बता के आता ना, जरा सोना ना मैं आ रहे हैं, आप मुझे कहेंगे यार ये काम आप कर दो तो इंशाल्लाह ठीक होएगा, तो मैं जो काम करने जावा तो फिर वापस आ जावा तो किवें ठीक होएगा?
ओ भाई ये पैर फद रहे हैं, पैर फद रहे हैं, पैर फद रहे हैं। मैं अर्जा कह रहा हूँ पिछले 15 दिनों में मैं सिर्फ मेरा शहबाज शरीफ साहब की किसके से मुलाकात हुई बड़े है? बड़े इस मुल्क के जो अहम एनालिस्ट हैं, खबरें पढ़ने वाले साफी हैं, बड़े बड़े नामवर लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं दिसंबर में कुछ होने लगा। मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल दिसंबर को न्यू ईयर होना है। दिसंबर को न्यू ईयर होता है 31 दिसंबर को, कहते हैं कुछ और उसके बाद नवा साल। जब मरियम नवाज पहले कहती थी मुलाकात दिसंबर थी, जिसमें कहती थी आर होगा पार होगा पाया लाहौर का जलसा था, वो गालिबन दिसंबर ही था। कितने दिसंबर लंघ गए। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं, ये आज जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब को मिले हैं, नए DGISI मिले हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मिले हैं, तो ये मेरे ख्याल में नए DGISI फुट सोल्जर और सुना है कि PM उनसे, लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आती। 2-4 बातें हुई हैं, लेकिन मैं तो उस मौके पे नहीं था कि वो ना मेरी प्राइम मिनिस्टर तक रसाई है ना उन तक है, लेकिन आज बातें अहम हुई। अब पुरानी चालें नहीं चलेगी। ज़्यादा अफगानिस्तान के इशू पे डिस्कस हुआ है और ख़ुसूसन भारत जो पाकिस्तान के बारे में साजिशें कर रहे हैं, वो चीज़ें वो तो हुई हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हमेशा प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक तस्वीर शाया होती थी, आर्मी चीफ DGI से प्राइम मिनिस्टर मुलाकात कर रहे हैं, वो अच्छी सी ग्राउंड होती थी, क्या उसको लॉन शॉन कहते हैं, कि आप बड़े अमीर लोग कहते हैं, जो PM हाउस में बड़ा ही बड़ा होता है, जहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी। सर आज नहीं आई तस्वीर, यहाँ आपने देखी है, ट्रेडिशन तो यही है, तो नहीं है, देखो नहीं ट्रेडिशन तो यही है कि आप तस्वीर देते हैं। PTV और जो है APP जो है हमारी एजेंसी, हो सकता है लाइट शेड चली गई होगी, कैमरामैन आया हो बीमार हो गया। पहले मैंने देखा है, मेरी नज़रों से गुजरी है कि वज़ीर आज़म साहब से जब मोहतरम आर्मी चीफ साहब और DGISI से मिलने जाते थे तो तस्वीर शाया होती थी। मैंने कुछ मेमोरी है मेरी, हल्की सी, श्योर नहीं हूँ, आज क्यों नहीं जारी हुई। और दूसरी बात, आपको पता है जब इन्होंने चार्ज लिया था खबर भी नहीं चली। खबर वैसे पता तो था कि ले लिया उन्होंने। इस तरह की भी तो खबरें चल रही हैं ना, कहीं पे ये भी ख्वाहिश है कि जी ये निज़ाम ठीक नहीं है, कोई सदारती निज़ाम बना लें, कोई सीधा सीधा मुल्क कर ले। इस तरह ख्वाहिशें जिद अलग चीज़ है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में कल क्या होगा इस मुल्क में कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में जिस अवाम के पुरजोर इसरार पर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, उस अवाम के पुरजोर पर जितनी देर वो चाहेंगे ये रहेंगे, ये तो है, नो मोर। भट्टी साहब जब आपकी मतलब ये इलेक्शन देख लें आप, स्ट्रांग होल्ड था आपका, आज भी आप लड़काने में अगर करवाएं ना भुट्टो साहब की जो है वो, तो वहाँ मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा वोट निकल आते हैं। तो जब आपको आपकी आवाम में जिस तरीके से आपने मैंडेट बनाया है, मैं यही तो कह रहा था आपको कि वो 3 लाख बंदा असल है जो घर सोया हुआ है, जिसने इनको, और जो थोड़े बहुत होते हैं ना जो सिटी हाल के साथ लोग होते हैं, थोड़ा जब वाकिफ ने मेरे MLA साहब इंटरनल थोड़ी सी बाहर की भी बात कर लें। इंडिया बड़ा गया, क्लोज गया अमेरिका के साथ, आपको पता उनका एटॉमिक भी एक मुआहदा हुआ है जो पाकिस्तान के साथ नहीं किया अमेरिका ने, लगे बड़े अच्छे रिलेशन थे। अब रशियन प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं अपना इंडिया और सुना बड़े अच्छे रिलेशन, कोई हैरत की बात नहीं। मैं आज जो आपसे सवाल करना दोनों से चाह रहा हूँ कि हमारे नॉर्मली हमारा पाकिस्तान में ऐसे रहा है, अगर हम रशिया के साथ होते हैं तो फिर हम अमेरिका से दूर हो जाते हैं, जब अमेरिका के साथ होते हैं तो हम रशिया से कोल्ड वार की कहानी है। नहीं, अब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि अब इंडिया इक्वली आ रहा है इंडिया के साथ, सॉरी अमेरिका के साथ भी और रशिया के साथ भी। और सर जी इस वक्त जो है ना, आज की दुनिया जो है वो कारोबार की दुनिया है। आज आपका एम्बेसडर इतना अहम नहीं होता जितना आपका वजीर ख़जाना जाके और जो आपकी डील्स और जो आपके बिजनेस लीडर जा रहे होते हैं। किसी मुल्क में अगर अंबानी जाता है ना या अदानी जाता है तो वो ज़्यादा है बनस्बत उनके जो नाम आता है उसका, आपका वजीर ख़जाना का खातून है मेरे ख्याल जो याद ही कोई नहीं सकता। तो इसलिए ये अब वो मेरे ख्याल है S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, ये दुनिया में बड़ा जदीद तरीन सिस्टम है, वो उसको बेचना चाहते हैं रशिया और वो खरीद भी लेंगे क्योंकि असला खरीद रहे हैं। अच्छा, अमेरिका ने इसकी मुखालफत की है अपना, हाँ वो करेंगे, लेकिन ये ना दोनों तरफ खेलते हैं कि आज की दुनिया जो है ना वो एक अजीब व गरीब दुनिया इमर्ज की है 90s के बाद, जिसमें आप भाई अब देखें चीन है, चीन रोजाना सरहद पे लड़ाई भी करता है और बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड भी करते हैं इंडिया के साथ। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है इंडिया अपना अफगानिस्तान में तालिबान को कबूल कर ले, उनकी हुकूमत को तस्लीम कर ले। बड़ी खामोशी सी है ना, पाकिस्तान फायदा होगा उसको तो कर लेगा। ये क्वेश्चन तो बनता है ना, पूरी दुनिया कहाँ पे खामोश है। पाकिस्तान वैसे कर रहा है, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इसमें इस्लामी वुज़रा आ रहे हैं सारी दुनिया से, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही अफगानिस्तान पर एकदम खामोशी सी हो गई है, कोई मुल्क ने किसी ने तस्लीम नहीं किया। मैं नहीं समझता कि साल या 100 साल या 50 साल की तारीख में इतनी बेबस रूलिंग एलीट हमने देखी है जो कोई वाइटल डिसीजन कर सके। यहाँ खड़ी हुई है, सेंट्रल बैंक जो है दुनिया की मैशत चलाते हैं, आगे ये 4 पैसे टक्के जिसको मिलते हैं अमेरिका में, पहले जाके जूतियाँ घिसाते हैं डोनर्स में, फिर वो असम्बली में आते हैं या कांग्रेस में आते हैं या सेनेट में आते हैं।
सो दिस इज़ अ चेंज वर्ल्ड। मगर इसमें एक एक्स फैक्टर आ गया है। अगर आप गौर से देखें तो पिछले बहुत दिनों से ईरान में एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जो रिपोर्ट नहीं हुई, अभी मोरक्को में मूवमेंट निकली, रिपोर्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे अवाम एक तरफ हो गया, रूलिंग क्लास। अच्छा, भट्टी साहब से मैं क्वेश्चन करना है। भट्टी साहब, इंडिया को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से। इंडियन टीवी हमारा इंडायरेक्टली मजाक उड़ा रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने अपने पैसा, पेड, बैंक सारा ना IMF को दे दी, इंडिया वाले हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। ये क्या साइंस है? वाई दे डूइंग दैट? कोई भी कबार ना, भट्टी साहब, बुरा रोने से बेहतर है खामोश रहा जाए। मुझे क्लोजिंग करनी है, मगर ये जो सवाल मलिक साहब ने किया ये बहुत अहम है। इसे रीथिंक करना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, और हमें इस चुंगल से निकालना चाहिए बजाय उनके मजीद गुलाम बनाने के। ख़त्म हुआ टाइम, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।